नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशंस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस नर्सिंग में क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हम एक सीरीज़ बनाएंगे माइक्रोबायोलॉजी की, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शंस का कवर करेंगे, जो आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। और इस इंट्रोडक्शंस में हम तीन चार टॉपिक कवर करेंगे। जैसे पहले तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी डेफिनेशंस, उसके बाद इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, टर्मिनोलॉजी, और इसकी प्रिंसिपल भी फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप देख रहे हैं लर्न विद विवेकानंद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी आपको इस वर्ड से ही समझ आ जानी चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। चलिए हम समझाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो होती है वो जो है माइक्रोबायोलॉजी, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक माइक्रो दूसरी बायोलॉजी। देखिए माइक्रो जो वर्ड होती है यानी शॉर्ट्स, स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल्स organisms, and bio that means the living being, और लॉजी that means the study। ये जो वर्ड हो गया, ये माइक्रो मीन्स शॉर्ट्स यानी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल्स ऑर्गेनिजम्स, एंड बायोलॉजी that means organisms, that means living being, और लॉजी that means the study of the microorganisms, that is called microbiology। आगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द microscopic living organisms, that is the microorganisms that cannot be seen with the human naked eye। जो जो ह्यूमन होते हैं अपनी नंगी आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं, और उसे देखने के लिए एक यंत्र यानी एक मशीन यानी जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। और उसी से माइक्रो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी जो जितने भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको देखते हैं और स्टडी करते हैं, और इसको मेडिकल साइंस में इसमें अप्लाई करते हैं, और हमारी नॉलेज और मेडिकल को इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करती है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी सिंपल भाषा में हम कह रहे हैं, द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। दूसरी बात यह है कि जी हमारी नेक्ड आई है, जो ह्यूमन की आई है, वो 40 टू 50 माइक्रोमीटर के ऑर्गेनिजम्स को ही देख पाती है। दूसरी, अगर इससे कम हुई, इससे साइज कम हुई ऑर्गेनिजम्स की, तो वो नहीं देख पाती है। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और पहली बात बता दें कि बैक्टीरिया की जो जनरली साइज होते हैं 0.5 टू 5 माइक्रोमीटर होती है, ये तो देख ही नहीं सकते हैं। बैक्टीरिया अगर वायरस के करते हैं तो इससे भी छोटी होती है, वायरस इससे भी छोटी होती है, 0.12 टू 0.2 माइक्रोमीटर, इतने के रेंज में ये होते हैं वायरस जनरली, कि जनरल हम बात कर रहे हैं। और फंगस जो होते हैं इससे बड़े होते हैं, 1 टू 20 माइक्रोमीटर के ये होते हैं फंगस जनरली, जितने भी फंगस होते हैं। ठीक, अब दूसरी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। The medical microbiology is the study of those microorganisms which causes the disease in the humans and animals। वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स में डिजीज कॉज करती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, माइकोलॉजी या डैट मीन्स द फंगस, एंड अदर जो पैरासाइट्स होते हैं ये भी डिजीज कॉज करते हैं। जो ये है कि ये सब जितने भी ह्यूमंस और एनिमल्स में डिजीज कॉजेज करते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को स्टडी किया जाता है, उसे ही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। Medical microbiology, different divisions of the microbiologies, that means the bacteriology, that means the study of bacteriology, that means the study of the bacteria, virology, that means the study of the virus, that is the example is rabies virus, HIV virus, polio virus, mycology, that means the study of fungus, candida albicans, and पैरासाइटोलॉजी की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स, पैरासाइट्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर,
यूनिसेलुलर दैट मीन्स द सिंगल सेल्स। जो पैरासाइट सिंगल सेल से बने होते हैं उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। जो पैरासाइट्स मल्टी सेलुलर से बने होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर से बने होते हैं, वो मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे कुछ जो सेल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक ही सेल से बनने होते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा जो होते हैं एक ही सेल से बनते हैं। जब जैसे कि और दूसरी जो जितने भी पैरासाइट्स होते हैं, मलेरियल, राउंड वर्म, ये सारे मल्टी सेलुलर पैरासाइट्स है। बहुत एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स की और बहुत सारी सेल्स होती है। ये जो आपके हम बात किए अभी, ये सारी है व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सिंपल भाषा में हम कहें तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अब हम जान देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस इन द नर्सिंग। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द नर्सिंग। सबसे पहले तो इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है माइक्रोबायोलॉजी का, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं जैसे वायरस, पैरासाइट्स, फंगस, ये सारे स्प्रेड करते हैं। इसके इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच, कम्युनिकेट करते हैं ये डिजीज। बहुत सारे डिजीज आपने सुना होगा कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, HIV, ये सारे कम्युनिकेबल, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। वो कौन से, जैसे HIV एक वायरल डिजीज है जिसमें वायरस होती है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस जिसमें बैक्टीरिया होती है, वो उसमें बैक्टीरिया होती है जिससे ट्यूबर कुलाई क्या होती है, फैलती है। जैसे निमोनिया है, उसमें भी वायरस होती है, बैक्टीरिया होती है, सॉरी बैक्टीरिया होती है जिससे फैलती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने डिजीज कॉज करते हैं, वो अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो वो हम ग्रॉस लेवल पे बहुत ही बेसिक से हम उस डिजीज़ को स्टडी करते हैं, तब जाकर उसको हम मेडिकल साइंसेस में अप्लाई करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग पढ़ते हैं, जैसे जो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं वो भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। जो आपकी नर्सिंग हो या मेडिकल के MBBS के स्टूडेंट हो, सभी माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं। जो लैब टेक्नीशियन हो, जितने भी पैरामेडिकल साइंसेस है, सारी में माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी कराई जाती है, ताकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया हुआ रहेगा स्टूडेंट या कोई भी जो उस फील्ड में है, तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकेगा। तो इन्फेक्शन कंट्रोल, हम यहाँ नर्सिंग की बात करेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल में नर्सिंग बहुत हेल्प करती है अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगी नर्स को। तो अगर नर्स को अंडरस्टैंडिंग है माइक्रोबायोलॉजी की, तो वो ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली लाइन है कि नर्सेस मस्ट अंडरस्टैंड द हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड टू द प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। जितने भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे निमोनिया हो गया, ये निमोनिया जो है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होती है। जो पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करते हैं और कुछ दिनों के बाद या 48 घंटे के बाद उनको कोई इन्फेक्शंस होती है हॉस्पिटल में, किसी और पर्सन की वजह से, किसी क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से, क्या एसेप्टिक टेक्निक यूज़ नहीं करने की वजह से, तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होती है। और उस इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए अगर जिस नर्स के पास माइक्रोबायोलॉजी की कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उसको कंट्रोल कर सकती है। जैसे उसके बाद हम देख लेते हैं, नॉलेज ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शंस टेक्निक्स इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग अ स्टराइल एनवायरनमेंट। अब जो आपको वर्ड है दो, एक स्टराइल, एक डिसइंफेक्शंस, ये दो वर्ड है जो ये डिफरेंट वर्ड है। ये जो है इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। स्टरलाइजेशन का नाम आपने सुना होगा। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, होती है प्रिवेंशन, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए ही दोनों चीज़ें, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। डिसइंफेक्शंस वैसे चीज़ है फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स किया जाता है, यानी ऑर्गेनिजम्स को किल किया जाता है और वहाँ से इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं इसके द्वारा, डिसइंफेक्शंस के द्वारा। बट स्टराइल में जो है परमानेंटली इन्फेक्शंस को क्लीन किया जाता है, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। जैसे स्टरलाइजेशन किसी भी चीज़ की होती है, तो स्टरलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म जो होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उसको किल करने के साथ साथ उसके स्पोर्स को भी किल कर देते हैं। जो आपको हम स्पेशली बता देते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, दिस इज द सेल ऑफ द बैक्टीरिया, एंड उसके जो होते हैं ये स्पोर्स हो गए, जो आपके राउंड है ये स्पोर्स है। अब बैक्टीरिया को तो आप किल कर दिए, चलो ठीक है, बैक्टीरिया किल हो गया,
लेकिन इसके स्पोर्स बच जाते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बच जाते हैं। अब ये स्पोर्स बच गए तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे डिवीजन, सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे और ये ग्रो होके एक फिर से नई बैक्टीरिया बना देंगे, तो इन्फेक्शन तो फैलते रहेगा। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम स्टरलाइजेशन करते हैं। स्टरलाइजेशन के भी फर्दर आप पढ़ेंगे आगे कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। स्टरलाइजेशन में इतना ही अभी आप जानिए कि स्टरलाइजेशन में दो चीज़ें होती है, एक तो बैक्टीरिया को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसे किल किया जाता है, उसके साथ साथ उसके स्पोर्स को भी किल किया जाता है, इसे भी किल किया जाता है, उसी को स्टरलाइजेशन करते हैं। अगर नर्सेस को माइक्रोबायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसे स्टरलाइजेशन की और डिसइंफेक्शन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक आती है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, और उन सब चीज़ें आएंगी तो वो अच्छी तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकती है। अंडरस्टैंड द मोड ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीज ट्रांसमिशन, ये चीज़ें कर सकती है। पेशेंट केयर में क्या है, पेशेंट क्या है, नर्सेस कलेक्ट एंड हैंडल द स्पेसिमेंस फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। जितने भी आपने हॉस्पिटल में कभी ड्यूटी लगी है तो आप देखिएगा नर्सेस जो होती है बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिमेंस को हैंडलिंग करती है, उससे बहुत एसेप्टिक टेक्निक से उससे कलेक्शंस होती है और कलेक्ट करके उसे लेबोरेटरी भेजी जाती है। अगर नर्सेस अगर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में स्टडी करती हैं तो वो सारी चीज़ें एसेप्टिक टेक्निक को उनको आता है, ठीक। द एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशंस इंक्लूडिंग द एंटीबायोटिक्स and need to be understand how these drugs interact with the microorganisms। उससे अगर नर्सेस को अंडरस्टैंडिंग है माइक्रोबायोलॉजी की, अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि माइक्रोबायोलॉजी में जो हम पढ़े हैं बैक्टीरिया, वायरस, तो कोई वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, जैसे निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब निमोनिया में एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं, अब हम आपको डिटेल्स में ले चलते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं, अब देखो ये हो गया बैक्टीरिया, आपने सेल में पढ़ा होगा कि ये हो गया आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे राइबोसोम्स होती हैं। अब राइबोसोम्स में बनती है प्रोटीन, अब यही प्रोटीन यहाँ से बनती है, तो ये सारी सेल्स को फूड और एनर्जी प्रोवाइड करती है, यहीं से सारी इनकी स्ट्रक्चर बनती है। इनके डिविजन्स में प्रोटीन की बहुत ही रिक्वायरमेंट्स है। अब क्या होती है, जो एमॉक्सिसिलिन हम देते हैं, अब इन्हीं क्या करेंगी, सेल्स को जो है रिबोसोमल आरएनए उसी पे बाइंड कर जाएगी और बाइंड करके उस वहाँ के प्रोटीन के बनने का प्रोसेस को रोक देगी। प्रोटीन बनेगा ही नहीं, जब प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो वो सेल ग्रो ही नहीं करेगा और वहीं पे वो सेल डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको निमोनिया भी ट्रीट हो जाएगा। बात समझ में आई? अब क्या है, द नॉलेज ऑफ नॉर्मल फ्लोरा एंड pathogenic microorganisms helps nurses understand the disease process। क्या होती है कि एक नॉर्मल फ्लोरा की नॉलेज होती है। अब नॉर्मल आगे फ्लोरा हम पढ़ेंगे इसी इंट्रोडक्शन में, नॉर्मल फ्लोरा क्या होती है। सिंपल अब बता देते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा वो होती है जो नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। कुछ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे जीआई में जो है बहुत सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ये मौजूद है, इकोलाई ये सारी मौजूद है। लेकिन उनकी अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है या उनकी मल्टीप्लिकेशन होने लगती है, उनकी नंबर में ज़्यादा होने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से डिजीज कॉज करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मल फ्लोरा वो है जो नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारे होम्योस्टेसिस, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखती है। जैसे लैक्टोबैसिलस है वो भी हमारे बॉडी में यूजफुल है। अब जो आपका कुछ बैक्टीरिया जीआई में रहते हैं जिनका विटामिन के की फॉर्मेशंस में हेल्प करती है, तो ये है आपका नॉर्मल फ्लोरा। उसके बाद तीसरी लाइन है अंडरस्टैंडिंग डिजीज प्रोसेस एंड पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करने में अगर माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो नर्सेस जो है अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है मेडिकल प्रोफेशनल के साथ, या बीएमडब्ल्यू करेगी ताकि इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया जा सके। और उसके बीएमडब्ल्यू आप कहेंगे कि बीएमडब्ल्यू क्या है, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है बीएमडब्ल्यू। अब इसके भी कलर कोड होते हैं, इस पर भी डिफरेंट हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि कौन कौन से कलर कोड में
कौन कौन सा इन्फेक्शंस आप वेस्टिंग मैनेजमेंट करते हैं, जितने भी बायोमेडिकल मैनेजमेंट, ये सारी कैसे होती है, ये सारे प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे। ये अलग मुद्दा है, यहाँ पे अलग बात कर सकते हैं इस पे। यहाँ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, हाउ टू कॉज द डिजीज एंड द नर्सेस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब ये एक प्रोसेस है, अगर माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी है तो कौन सी ऑर्गेनिजम्स कैसे डिजीज कॉज करती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया होती है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, वहाँ पे जाकर वो घोंस कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब वहाँ पे जो लंग्स हैं, लंग्स की एल्वुलाई है हमारी, लंग्स की एल्वुलाई है, अब यहाँ पे नेक्रोज करने लगती हैं, सेल को डेड होने लगती है, यहाँ पे सेल डेड करने लगते हैं, जिसके कारण से रेस्पिरेशंस में प्रॉब्लम होने लगती है। इसके भी ट्यूबरकुलोसिस के फेज है, लैटेंट फेज होती है, प्राइमरी फेज होती है, सेकेंडरी, ये सब भी होती है। ठीक, बाद में फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसका, पैथोलॉजी में बहुत अच्छा से इसका डिस्कशन है। उसके बाद जो है माइक्रोबायोलॉजी यही कहती है कि अगर आपको बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज है तो बैक्टीरिया वो कैसे डिजीज कॉज करती है, आपको ये पैथोलॉजी में बहुत अच्छी से डिस्कस करेंगे कि वो डिजीज कैसे कैसे कॉज करती है। तो आपको सबसे पहले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, यही इसका कहना है माइक्रोबायोलॉजी का। अब हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो हेल्थ एजुकेशन नर्सेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड एजुकेट द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एजुकेशन में है, नर्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें होती है कि जो नर्सेस होती है उनको माइक्रोबायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, यानी इम्यूनाइजेशंस की भी जो शेड्यूल होती है, एक नेशनल इम्यूनाइजेशंस की शेड्यूल होती है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। इम्यूनाइजेशंस यानी वैक्सीनेशंस जितने भी हम करवाते हैं, जितने भी वैक्सीनेशंस करवाते हैं, उनका मतलब एक ही है कि हम डिजीज को होने से प्रिवेंट करते हैं। अब वैक्सीनेशंस ये है कि पहले ही हम एंटीजेंस, हमारे इनएक्टिव एंटीजेंस हमारे बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, ताकि हमारी बॉडी जो है डिजीज से लड़ने के लिए एबल हो जाए, पहले ही कैपेसिटी अपनी बॉडी एक पूरी तैयार रहे कि हाँ डिजीज से फाइट करने की, उस बैक्टीरिया से फाइट करने की हम प्रिपेयर हैं। तो ये है इम्यूनाइजेशन चीज़ें। और उसके बाद फैमिली और पेशेंट को एजुकेट करने में नर्सेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी का भी रोल होता है जी। अगर माइक्रोबायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है नर्स को तो अच्छी तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएगी और अपनी जो नॉलेज है उनके साथ बहुत अच्छी और क्लियर, कट एंड क्लियर उसके साथ शेयर कर सकेगी और उसके नॉलेज में जो है इन्हांस कर सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई होप यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी।